प्रिय छात्रों, स्वागत है आपके गुरुकुल आश्रम के इस यूट्यूब चैनल पर। और प्यारे बालक जी, आपको साइंस के सेक्शन चल रहे हैं अभी। आपको पिछले 4 लेक्चर जो मिले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के मिले हैं, यानी नियंत्रण एवं समन्वय, जो हम बायोलॉजी से कर रहे थे। चैप्टर नंबर 2 था बायोलॉजी का एनसीईआरटी के हिसाब से। और आज आपको बोला गया था कि एक थोड़ा सा मैं गैप दे रहा हूँ, क्योंकि बच्चे अपने 4 लेक्चर देखे होंगे, थोड़ा सा उसको आपको रिवाइज करने के लिए थोड़ा और समय चाहिए। क्योंकि बच्चे जी उतना ही फास्ट में लेके नहीं चलूँगा कि बच्चे से कंट्रोल ही ना हो, थोड़े तो गैप देने चाहिए। तो अब बायोलॉजी में आपको एक गैप दे रहा हूँ। अब फिजिक्स का लेक्चर शूट कर रहा होने जा रहा है। अभी आपको ये भौतिकी का मिल जाएगा, चैप्टर दूसरा भी शुरू होने वाला है। बहुत छोटे चैप्टर है और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना इसमें। और बायोलॉजी के जो आप चैप्टर पर नियंत्रण से बनवाए वो थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है, लेकिन उसको आपको देखो कितना आसान बना दिया गया आपके लिए। देखना, आप उसको नोट्स बना लें, आप उसको रिवीजन कर लें, एनसीईआरटी रीड कर लें, क्वेश्चन बैंक लगा लें और एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लें जितना आपको दिया जा रहा है, बस हो गया। आपको देखना है चैप्टर मक्खन के जैसे लिएगा, लेकिन अपने दोस्तों से बात कीजिएगा इस चैप्टर के हिसाब से। देखना वो लोग कितने उलझे से रहते हैं इस चैप्टर में। आपको कोई भी चैप्टर बच्चे जी यहाँ मिलेगा उसको आसान करके दिया जाएगा बाकी आपके दोस्तों की तुलना में। चलो, तो हम बच्चे जी आज शुरू करेंगे फिजिक्स का लेक्चर चैप्टर नंबर 2, जो एनसीईआरटी के हिसाब से अध्याय नंबर शायद 11 में आता है, जिसको हम बोलते हैं मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। तो बच्चे मानव नेत्र ही है, तो पहले मानव नेत्र को हम थोड़ा देखेंगे। आज मानव नेत्र की संरचना, स्ट्रक्चर सब कुछ बनाया जाएगा, उसको देखा जाएगा, उस पर अच्छे से प्रश्न पूछे जाते हैं उसको भी किया जाएगा। चलो, ये अपना चैप्टर है। कभी अपने कापी जो भी आप नोट्स बनाओगे उस नोट्स के ऊपर डालोगे अध्याय 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ये संसार कलरफुल है। बच्चे जी कभी थोड़ा आप जब भी चैप्टर पढ़ने आते हो, थोड़ा सा मैं कहूँगा थोड़ा सा समय देकर आप अपने एनसीईआरटी को एक बार रीड कर लीजिएगा, आपको अच्छा रहेगा। जैसे आप इसको पढ़ लेंगे एक बार, ठीक है। और इसको तो आज हम पढ़ाए यहाँ से पढ़ाया जाएगा आपको, लेकिन आप इसको पढ़ लोगे तो बहुत आपको बेनिफिशियल होगा, आपको बहुत बातें समझ में आएगी। आपको भारतीय वन नहीं पढ़ना है, आपको आलोक प्रकाशन नहीं पढ़ना है, आपको अदर कोई रिफ्रेशर बुक नहीं पढ़ना है, आपको गवर्नमेंट बुक जो होती है एनसीईआरटी इसी को ही पढ़ना है। क्योंकि इसको पढ़ोगे तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में आएंगे, क्यों कैसे, तो उसका निवारण मिल जाएगा इस लेक्चर में। तो बच्चे जी वही किताब अच्छा है ना, जहाँ से आपको कुछ सीखने को बोला जाए, आपसे कुछ प्रश्न किया जाए। वो किताब ही है जिसमें आंसर लिख दिया हो, उसमें आंसर दे दिया हो, तो उसको पढ़ के आप क्या करोगे, उसे याद करोगे, रटोगे? याद तो नहीं हो पाएगा। चलो शुरू करते हैं चैप्टर। और एक हाईलाइटर ले लीजिएगा, जो भी आपको पॉइंट इसमें अच्छे बनते हैं उसको आप हाईलाइट करते भी चलिएगा। जैसे मैं आपको इसमें कुछ दिखा दूँ थोड़ा सा पॉइंट्स। तो मानव नेत्र अत्यंत मूल्यवान यानी कीमती सुग्राही मतलब सेंसरी रिसेप्टर है, ज्ञान इंद्रिय है, ज्ञान इंद्रिय है, यानी आँख हमारी ज्ञान इंद्रिय है, जो इस अद्भुत संसार, ये जो हमारा अद्भुत बोलते हैं वंडरफुल, जो हमारा वंडरफुल संसार है, इसके चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाती है। अगर आँख नहीं होती तो बच्चे हम क्या कलरफुल संसार को देख पाते हैं? नहीं देख पाते। आंखें बंद करने पर वस्तु हमको उनकी आंखें अगर हम बंद करके क्या कर सकते हैं? किसी वस्तु की सिर्फ गंध, स्वाद और उनके द्वारा उत्पन्न ध्वनि या स्पर्श करके कुछ सीमा तक उसको पहचान सकते हैं। तथापि यद्यपि आंखों को बंद करके रंगों को पहचानना असंभव है, यानी बिना हम आँख के रंग को पहचान नहीं सकते। ठीक है, यही सब बात इसमें है। और थोड़ा आगे जाइएगा तो आँख में कितने पार्ट्स हैं आपको ये दिख रहा डायग्राम आँख का। आँख अपना गोलाकार होता है, इसमें कर्णीय, स्वच्छमंडल, नेत्रगोलक, ये सबको पढ़ना है आपको। चलो, तो ये रहे बच्चे जी अपना अध्याय 11, जिसे हम भौतिक और कक्षा 10वीं का ये लेक्चर हो रहा है। और ये अपने चैप्टर का नाम है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इन मानव नेत्र तथा या और रंग बिरंगा संसार। हम मानव नेत्र पढ़ेंगे। सर ये बायोलॉजी जैसा क्यों लग रहा है? हाँ बच्चे जी बायोलॉजी जैसा लग रहा है, लेकिन हम उसके बायोलॉजी वाले पार्ट को नहीं पढ़ेंगे। हम लोग नेत्र के बारे में, उसकी जो फिजिकल्स, जो उसकी फिजिक्स है नेत्र में, उसको हम पढ़ने वाले हैं। सिर्फ उसकी भौतिकी हम देखेंगे, हम यहाँ बायोलॉजिकल दृष्टि से बात नहीं करेंगे पर्पस में। ठीक है, चलो। तो मानव नेत्र क्या है, जो अपने एनसीईआरटी में लिखा था उसी लाइन को यहाँ मैंने एक नोट्स के रूप में लिखा है कि अत्यंत मूल्यवान सुग्राही ज्ञान इंद्रिय है, जिसे हम इस अद्भुत संसार को देखते हैं, उसको देखने योग्य बनाती है। नेत्र, अगर नेत्र नहीं तो हम इसको देख नहीं पाते। ठीक है, अब चलो, अब आपको हेडिंग बनाना है
मानव नेत्र ये थी, चलो एक मिनट बना थी, इसको अपने नोट कर लिया, यहाँ तक हो गया आपका। ठीक है सर, जितना बोला जाए उतना ही लिखिएगा, क्योंकि नोट्स ये रिवाइज नोट्स से पहले से बता रहा हूँ, आपको भी पता है कि आपको ये पिछले साल के देखिए, अगर आपको पिछले साल का चिपका देना होता तो ऐसा नहीं करते हैं बच्चे। मैं इस बार के नोट्स आपको रिवाइज नोट्स लेके आया हूँ, तो जरूर इसमें आपको कुछ बेनिफिट्स होने वाला है। तो ये पिछले साल का नोट्स है, फिर भी इसको चिपका के नहीं जाने वाला हूँ। अब आपको बच्चे जी जो मैं बोलूँगा उसी को बनाइएगा। अब आपको बनाने हैं ये वाले पॉइंट्स। मानव नेत्र की जो संरचना है बच्चे जी, इसको आपको हेडिंग बनाना है। और इसमें क्या है, इसकी जो कार्यप्रणाली है अत्यधिक ऑटो फोकस कैमरे की तरह होती है तथा नेत्र गोलक की आकृति लगभग गोलाकार होती है। इसका व्यास याद रखिएगा 2.3 सेंटीमीटर होते हैं। जो अपना नेत्र है, आँख है, उसका इतना व्यास है। ठीक है, चलो हो गया नोट। अब बच्चे ये आपको बनाने हैं पॉइंट्स, आपको हेडिंग बनाना है। मानव नेत्र की संरचना का स्वच्छ चित्र या उसके अंग जो है उसके वर्णन करें। ये क्वेश्चन पूछा था कि मानव नेत्र का चित्र बनाकर उसके उसके पार्ट्स जो है उसके अंग है जो उसको वर्णन कीजिए। ये आपको सर मानव नेत्र का चित्र हम कैसे बनाएंगे, बन जाएगा बच्चे, बिल्कुल नहीं परेशान होना है। बहुत अच्छी होती हैं आँखें चित्र, और ईजिली बना दोगे, कोई आपको गलत काटेगा भी नहीं। हेडिंग बन गया आपका। तो देखिए बच्चे आपको बनाना पड़ेगा, यहाँ पर डायग्राम बनाना पड़ेगा, ये वाले आपको चित्र बनाने पड़ेंगे। और इसमें मैं कुछ पार्ट्स के नाम लिखा हूँ, तो ये आपको देखिए यहाँ से डायग्राम बना लो, ये आपने एनसीईआरटी से बना लो। ये वाला ये डायग्राम बनाना है, जो नंबर दे दिया वो नंबर लिख देना कि आपको उसका वर्णन भी करना है। तो कई बार हम रफली बनाते हैं, कैसे बनता है आसानी से। पहले आपको उसके जो उभरा पार्ट है ये वाला बनाइएगा 1 नंबर पे, क्योंकि नेत्र हमारा यही शुरू होता है। ये बन गया पार्ट्स उभरा हुआ। फिर इसको आप ऐसे करके और इसको गोलाकार कर दीजिएगा, क्योंकि अपना जो ये नेत्र है लगभग गोलाकार है, लगभग गोलाकार ऐसा बन गया नेत्र। अब इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर कुछ इसको यहाँ पर दिखा देना आपको 2 पे नेत्रोद। ये जो खाली जगह है ना, ये वाला देखो, ये क्या हो गया, आइरिस हो गया, कर्निया हो गया। ये वाले को हम जो खाली स्थान है, जो कुछ गैप है जहाँ पर लाइट प्रवेश करती है, उसको हम 2 नंबर को बोलते हैं नेत्रोद, आइकोस ह्यूमर। ठीक है, और ये जो ये वाला दिखा रहा हूँ, ये 3 नंबर, ये दोनों डॉट, ये 3 नंबर है। ठीक है, और देखिए चौथे पे क्या बनना है, चौथे पर ये जो गैप हो गया ये वाला, ये तो ये खाली जगह इसमें का हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया खाली जगह 2, और ये वाला पार्ट हो गया 3। और इन दोनों में जो गैप है, मतलब कोई दरवाजा है उसमें ये गैप दिख रहा है, ये वाला गैप, इसके आपको बोलते हैं 4 नंबर। 4 नंबर संरचना ये, और ऊपर से ये ऐसे ऐसे कुछ संरचनाएं बना देने हैं आपको यहाँ से। और इनके जो गैप है ये वाला, ये गैप जो है ये 5 नंबर कहलाएगा। यहाँ पर लेंस होता है अपना, उत्तल लेंस लगा रहता है आँख में। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। ठीक है, ये लेंस कभी मोटा होता है कभी पतला होता है, कौन कहते हैं, ये कहलाते हैं जिसको हम बोलते हैं सिलरी मसल्स। ठीक है, और एक ये डायग्राम बनना है, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, और ये जो गैप है ये वाला 7 नंबर है। और ये 8वां स्ट्रक्चर बना रहा हूँ यहाँ पर, ये वाला, और 8वां हो गया। और ये जो ये जहाँ पर खत्म हो रहा है इसको 9वां पर 9 बोलते हैं। कितना ईजी है, ये बना देना, कोई गलती काटेगा नहीं आपका, इसमें आपको कोई गलत काट ही नहीं सकता है। चलो, तो उसी को मैं अपने डायग्राम बना के लाया हूँ, अपने एनसीईआरटी से बना लिया होगा तो भी अच्छा बात है। उसको लेवल कैसे करना है, इसको लेवल करना हम लोग यहाँ पर करेंगे। चलो देखो, यहाँ से मैं कर रहा हूँ, तो डायग्राम को बना दिखाता हूँ मैं कैसे बनाया हूँ। आप ऐसे बना देना, आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। डायग्राम बन गया, बच्चे जी का चित्र बन गया है। यहाँ से बना लिए होंगे आप, या अपने एनसीईआरटी से जो मैं पहले शुरू में दिखाया था, बना दिया। चलो, अब इसमें नंबरिंग दिया हूँ, इस नंबरिंग को हम थोड़ा लेवल करेंगे और पढ़ेंगे आराम से धीरे धीरे, ताकि आपको बिल्कुल याद रहे पेपर में कि पहले हम क्या क्या वर्णन करने वाले। मैं देखो क्या समझा रहा हूँ, ये वाला पार्ट जो उभरा है, बॉल से उभरा हुआ पार्ट है, इसको हम बोल रहे हैं 1 नंबर वाले को कर्निया। क्या बोल रहे हैं, कर्निया। और देखिए कर्निया के बाद जो खाली जगह है, ये जो गैप दिख रहा है, ये कर्निया हो गया। तो इसको ये जगह को मैं 2 लिख दिया हूँ, 2 नंबर है। 2 नंबर को हम बोल रहे हैं बच्चे जी जलीय द्रव या नेत्रोद या आइकोस ह्यूमर, आइकोस ह्यूमर। ठीक है, इसको हम सब अति वर्णन करेंगे, अभी सिर्फ डायग्राम बता रहे हैं। ठीक है, ये जो ये मसल्स आई है यहाँ से यहाँ तक, ये 3 नंबर है ये। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो गैप है, ये वाला गैप, इसको हम 4 नंबर बोल रहे हैं। ठीक है,
और यहाँ पे एक लेंस लगा हुआ है जिसको हम 5 नंबर पढ़ रहे हैं, और ये छठा है जिसको इसको लेंस को मोटा पतला करने में हेल्प करती है, इसको हम सिलेरिस मसल्स बोलते हैं। तो ये यहाँ पर ये 6 हो गया, इसको भी 6 बोलते हैं, इसको भी 6 बोल रहे हैं। ये जो खाली की जगह है जिसमें सहज जैसा इसमें लिक्विड भरा हुआ था, इसको हम 7 बोल रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है इसको हम 8 बोल रहे हैं, और ये 9। ऐसे इसमें टोटल हम 11 पार्ट पढ़ेंगे, लेकिन ये मेनली चैप्टर मेनली पार्ट्स हैं, ये आपको पूरे आने ही चाहिए। ठीक है, डायग्राम बन गया आपका। अब चलिए सबको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं धीरे धीरे, आपको परेशान नहीं होना है। तो हम एक बार फिर से आपका डायग्राम दिखाएंगे मानव नेत्र वाला। ये देखिए, तो पहले हम पढ़ने जा रहे हैं 1 नंबर वाली। 1 नंबर में क्या बोला हूँ, 1 नंबर जिसको बोलते हैं स्वच्छमंडल, या इसको बोला जाता है कर्निया। आप जरूर इस बुक को पढ़ने भाई, जरूर पढ़ना, मजा आ जाएगा आपका। इसमें क्या लिख रहा है कि मानव नेत्र जो है कैमरे की भांति काम करती है। लेंस निकाय सुग्राहित पर्दे होते हैं जिसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं। हम रेटिना लास्ट में पढ़ेंगे, रेटिना ये वाला 9 नंबर रेटिना बोलेंगे। और देखें, या दृष्टिपटल कहते हैं। और ये सूक्ष्ममंडल जो नेत्र कहती है दर्शाएं, जो झिल्ली में नेत्र गोलक के उग्र पृष्ठ का उभरा पारदर्शी माध्यम होता है। इसको आप जरूर यहाँ से तक पढ़ लेंगे एक बार, आपके सारे बात डाउट में आएंगे, डाउट आएगा तो बस मजा आ जाएगा आपको। देखिए जी, आप चले चले अब देख कितना आपको हम आसानी से बताएंगे, आपको बिल्कुल याद रहेगा कर्निया क्या है। डायग्राम बना लिए होंगे अपने, मैं डायग्राम को साइड में करके अब उसके जो पार्ट्स हैं थोड़ा मैं छोटा कर लूँ, ताकि आपको नोट्स सुंदर से नोट्स बन जाए। और बच्चों का सुंदर नोट्स बनना चाहिए, इसीलिए इतना मेहनत किया गया है, आपके बेहतरीन नोट्स बन जाने चाहिए। चलो, हमने कहा कर्निया जो होता है, या उसका नाम पहले सारा लिख दिया हूँ। कर्निया इंग्लिश में बोलते हैं, श्वेत पटल या स्वच्छमंडल हिंदी नाम है। कहते यह है कि पतली झिल्ली है जो नेत्र गोलक, जो अपना आँख है ना, आँख नेत्र गोलक की समान की सामने की सतह या पारदर्शी उभार बनाती है। आँख जिस आपने अक्षु को देखो, थोड़ा आँख उभरा हुआ है, आगे निकला हुआ है, ठीक है, बनाती है। तथा इसका काम भी क्या है, इसका काम है कि ये गंदगी, जिसे इसमें डस्ट वस्ट, इसमें कुछ भी वायरस वायरस कुछ भी इसमें आँख में पड़ जाता है, तो उससे ये क्या कहते हैं, उन चीज़ों के खिलाफ ये बाधा बनती है, उनको उनसे लड़ती है, उनसे सुरक्षा करती है, और बाधा के रूप में कार्य करती है जो हमको नुकसान पहुँचा सकते। जो भी आँख में नुकसान पहुँचा देने वाले मटेरियल्स हैं, पैथोजेंस हैं, उनको ये किल करती है, मारती है, या उनको प्रवेश करने पर रोकती भी, अंदर नहीं जाने देती है, आँख के अंदर नहीं जाने देती है। चलो सर, बहुत छोटे अक्षर में लिख दिए हो, टेंशन न लो, आपको दिख जाएंगे, आपको दिख जाएंगे। चलो, लेकिन बच्चा ये आँख का मेन काम नहीं है, जो अपने ऊपर लिखा ये जरूरी था एनसीईआरटी के हिसाब से। आँख का मेन काम क्या है, आँख का मुख्य कार्य है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को अपवर्तित करना, उनको उनका रिफ्रैक्शन करना, उसको मोड़ती है। अच्छा बच्चा जी, कोई भी हम चीज़ देखते हैं, ये यहाँ से देखते हैं, यहाँ से लाइट आती है, प्रतिबिंब यहाँ बनता है रेटिना पर। तो प्रतिबिंब बनने के लिए बच्चा जी ये यहाँ उत्तल लेंस है। अच्छा बच्चा, उत्तल लेंस क्या करती है, लाइट को मोड़ती है। उत्तल लेंस आपने क्या पढ़ा था बच्चा जी, इसीलिए जो बच्चा नया नया वीडियो देख रहा मत देखना, अपने लाइट चैप्टर पढ़ लेते क्या फिर इसको देखना। मान ली ये लाइट आया, समांतर किरण, तो उत्तल लेंस क्या करती है, उसको फोकस पर मोड़ती है। तो जो बच्चा जी ये क्या करता है, जो ये इसके जो पार्ट्स है, कर्निया है, पहले ही लाइट को थोड़ा मोड़ देता है, थोड़ा सा पहले ही झुका देता है, ताकि इस लेंस को असर कम पड़े, उसका आधा काम ये निपटा देती है। बच्चे सब कुछ मत लिख लेना, जो जो टर्म बोलेंगे वही आपको लिखते चलना, ऐसा मत कि सारा लिखते चले गए, सारा लिखते चले गए, तो ढकने दो। तुम बहुत खिलाड़ी बड़े हो, लिखने में तो माहिर हो। पहले समझेंगे, बोला जाएगा, नोट्स कीजिएगा। अपवर्तन करता है, अतः कितना अपवर्तन करता है, कितना, लगभग 80% इंसिडेंट लाइट, आने वाली जो प्रकाश किरण है, कर्निया ही उसको अपवर्तन कर देती है। कौन, लेंस नहीं, लेंस तो करेगा ही करेगा, ये लेंस उत्तल लेंस तो करेगा ही, लेकिन इसके पहले जो आती है हमारे आँख में, जो भी वस्तु हम देखते हैं, उसका जो भी आने वाला किरण की लाइट्स है, प्रकाश की किरण है, उसको पहले ही वो मोड़ देती है। 80% लगभग जो नेत्र लेंस को सहायता प्रदान करती है। क्लियर हो गया, कर्निया समझ लिया आपने? हाँ सर। तो अब देखिए, कर्निया के अंदर जो पार्ट बताया हूँ, ये वाला जिससे हम आप क्या बोल रहे हैं, नेत्रोद बोल रहे हैं। ये देखो, आपने कर्निया पढ़ लिया, देखिए आपने कर्निया पढ़ लिया, कर्निया जिसे क्या बोल रहे थे, कर्निया स्वच्छमंडल,
अब 2 नंबर देखिए, ये कर्निया मान लीजिए, ये सब क्या है, सब कर्निया है। तो ये वाला जो पार्ट है इसमें जो अंदर कुछ इसमें पानी जैसा भरा होता है ना, पानी, आँख से पानी निकलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चे जी, आइक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं 2 नंबर को, 2 नंबर पार्ट को हम क्या बोलेंगे, आइक्वस ह्यूमर। आइक्वस ह्यूमर क्या बोलेंगे बच्चे जी, आइक्वस ह्यूमर। अब इनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे कि आइक्वस ह्यूमर क्या है। देखो बच्चे जी, इनको जलीय द्रव, नेत्रोद या आइक्वस ह्यूमर बोलते हैं। यह जलीय तरल पदार्थ है जो धूल, बैक्टीरिया आदि को रोककर आँख की रक्षा करता है। यह नेत्रों को पोषक तत्व भी प्रदान करता है। बच्चे जी, ये धूल कण सबको तो रोकता ही रोकता है, और ये आँख को बच्चे जी, आँख के जो भी पार्ट्स हैं उनको ये प्रोटीन, उनको न्यूट्रिएंट्स देता है, उनको पोषक तत्व भी देता है, उनको ये पोषक तत्व भी प्रदान करता है। और इसको अपने जब किताब पढ़ा होगा इसमें अपने, तो इसमें क्या लिखा होगा आप जरूर इसको फ्रेंसेट के भी लाइन आपको पढ़ाते हैं क्या है। और ये बच्चे जी उसको प्रेशर बनाता है। ये आँख को, अगर अपना आँख का रंग गोल, अच्छा पानी, पानी समझो, एक बात बताते हैं बच्चे जी, बात कहते हैं ये आप देख रहे हो, ये कोई थैला है, इसमें अगर पानी भरोगे तो क्या चिपका ही रहेगा, फूल जाएगा। ऐसा फूलेगा कि नहीं फूलेगा, ऐसा फूल जाएगा ना बच्चे जी, पानी पड़ा तो पानी क्या करती है, कोई भी लिक्विड क्या करती है, प्रेशर डालती है अपनी सभी जगह पर। यहाँ प्रेशर डालेगी, यहाँ सब जगह प्रेशर डालती है। कोई भी लिक्विड चीज़ें हैं अपने चारों तरफ क्या करती हैं, प्रेशर डालती हैं। तो हमारे आँख के अंदर है ये लिक्विड, तो ये नेत्रो जल द्रव है, क्या करेगा, आँख को गोल बनाने में, आँख का शेप बनाने में भी हेल्प करता है ये। जिससे कैसे, मैं यहाँ पर देखो हेल्प आपको मेंशन किया गया है, यह आँख के अंदर और बाहर प्रेशर बना, अंदर भी और बाहर भी प्रेशर डालती है, जिससे बैलेंस बनाकर, उसका प्रेशर बनाकर संतुलन रखती है। जिससे क्या होता है बच्चे जी, जिससे होता है कि अपना आँख की गोल आकृति बनाए रखती है। आँख का आकार गोल बनाए रखने में भी ये हेल्प कर रहा है। 7 नंबर में हम पढ़ेंगे वो भी करेगा, लेकिन ये भी कर रहा है, ये भी आँख का मतलब आकार गोल रखने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, आपने नोट किया, किस कारण से, प्रेशर बनाकर आँख का गोल आकार जो है उसको बैलेंस करके, आँख का आकार जो है उसको बैलेंस किए हुए, कि आँख का आकार बैलेंसिंग है। अब देखिए थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं बच्चे, इसके बारे में हमने क्या पढ़ा, स्वच्छ मंडल के बारे में। चलो, उतना मेंशन नहीं किया गया एनसीईआरटी में, इसके बारे में उतना मेंशन नहीं है। चलो ठीक है, तो बुझ गया। ये तो क्या कर रहा है, पहले तो क्या कर रहा है बच्चा जी, ये जलीय तरल पदार्थ जो बैक्टीरिया धूल कण को भी रोकता है और आँख को न्यूट्रिएंट्स पोषण प्रदान करता है, तथा आँख के अंदर बाहर ये प्रेशर लगाकर उसको आँख का गोल आकृति जो है उसको बैलेंस किए हुए है। चलो तीसरा नंबर देखिए, आपने इसको पढ़ लिया, ये वाला पार्ट्स को आपने, ये जो खाली जगह था उसको पढ़ लिया। अब आप पढ़ने वाले हैं 3 नंबर, ये जो मसल्स ये वाले। तो भैया जी ये 3 नंबर और ये इनका बैच, मैं 3 नंबर किसको बोल रहा हूँ बच्चा जी, मैं 3 नंबर किसको बोल रहा हूँ, देखिए जैसे आपने ये आँख का संरचना बनाया ऐसे, ठीक है, ये 1 नंबर था, ये जो गैप था 2 नंबर था, आप 3 नंबर इसको बोल रहे हो। बच्चा जी आँख में कितना लाइट जाना चाहिए, यही द्वारा नहीं होगा, मान लीजिए द्वारा ये इतने गैप हो जाए तो ज़्यादा लाइट जाएगा, तो ये मतलब ये हो गया 3, ऊपर और नीचे दोनों सेम है। ये वाला पार्ट हम पढ़ने वाले, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, और इनके बीच वाला जो गैप है, दुआरी नहीं पता, द्वारा। बच्चे जी मान लो दरवाजा ज़्यादा खुलेगा तो ज़्यादा उसमें लोग जाएंगे, ज़्यादा कम खुले तो उसमें कम लोग जाएंगे। तो ये जो गैप है ना, गैप छिद्र, जो छिद्र बच जाता है, ये कुछ मास नहीं है, कोई जगह नहीं, इसका कोई, जैसे ये मंसर ये दिखती है, इसको देखा जा सकता है, ये दुआरी बच्चे कोई देख पाएगा, ये जगह है, गैप है, गैप, ये छोटा सा गैप है ना, इसको हम 4 नंबर बोलते हैं, और इनको हम 3 नंबर बोल रहे हैं। तो 3 नंबर पर हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चे जी आइरिस के बारे में। 3 नंबर क्या है, आइरिस। और 4 नंबर में हम क्या पढ़ने वाले, पुतली। ये पुतली है, पीपुल, ये कोई मास नहीं है, एक गैप है, एक छोटा सा गैप है। कोई दरवाजा, ये दरवाजा है, बंद किया आपने, कोई गैप नहीं दिख रहा है। अब देखिए थोड़ा सा गैप हो गया, यहाँ देखिए, चलिए ये गैप हो गया, ये गैप हो गया, जितना गैप बढ़ रहा है ना, ये गैप, इतना गैप हो गया। तो जितना ये गैप बन रहा है बच्चे जी, ये देख रहे हैं आप, फिर सट गया। तो ये मान लीजिए कि आपका सिलियर मसल सही है, अब किसको, सॉरी आइरिस, ये आपके आइरिस है, ये आइरिस है। अभी आइरिस हट गया है तो बिल्कुल आपको पीपुल नहीं दिख रहा है, अब पुतली दिखेगा, पीपुल दिखेगा, ये। चलो क्लियर, वो सर बहुत मज़े से पढ़ाते हैं,
बिल्कुल प्यारे बालक जी, इस बार आपको एकदम नंबर 4 देने हैं। और एसएसटी हिंदी, देखो हिंदी संस्कृत एसएसटी में क्या करना है, और क्वेश्चन बैंक थोड़ा देखते रहने हैं, जो लेक्चर आपको दिया गया उसको रिवाइज करते रहिए, और खुद से कहानी थोड़ा हिंदी के पढ़ते रहिए, वर्णिका पढ़ते रहिए। सबके लेक्चर आएंगे, लेकिन आप पहले से पढ़े होगे ना, फिर आपको पढ़ाया जाएगा, बहुत मजा आएगा। वो लोग गंदे बालक होते हैं जो किसी पे आश्रित होते हैं। हम लोग तो वैसे ट्यूशन नहीं करते थे इन सब विषय के लिए, अपने से पढ़ लेते थे, लेकिन आपको यहाँ हेल्प किया जाएगा, बिल्कुल आपको परेशान नहीं रहना है। चलो, तो आइरिस क्या है, तो आइरिस के पढ़ लें बच्चे जी हम। मैंने कहा ये रहा आइरिस, थोड़ा उसको हटा दीजिए पूरा पूरा प्रेशर वाले को। चलो, आइरिस को हम परितारिका बोलते हैं, इंग्लिश में आइरिस बोला जाता है। ये कहते हैं गहरे रंग का मांसपेशी डायफ्राम जैसा मस्कुलर है बच्चे जी, जो पुतली के आकार को नियंत्रण करता है। पुतली में क्या दिखा है, जो जो छेद था, वो छेदवा कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा, कौन उसको कंट्रोल कर रहा है, आइरिस। बस, और इसीलिए दोनों मिलकर काम करते हैं, दोनों का कनेक्शन है। आँख का रंग आइरिस पर निर्भर करता है, आँख का रंग बच्चे जी आइरिस पर निर्भर करता है। और इसका अधिकांश भाग क्या होता है बच्चे जी, काला होता है। आँख का रंग क्या होता है बच्चे जी, आइरिस पर निर्भर करता है, और इसका अधिकांश भाग काला होता है। यहाँ पे भी लिख सकते हो, इसका इसका अधिकांश भाग काला होता है, यानी आइरिस का अधिकांश भाग काला होता है, अधिकांश भाग काला होता है। क्लियर है बालक जी का, दिख रहा है, थोड़ा साफ किए जाए। चलो, अब बच गया, अब हेडिंग बनाइए चौथा जो मिल के काम करते हैं। तीन कौन था, ऊपर नीचे वाला, ये भी और ये भी, ये तीन थे। अब जो उनके छिद्र बच गया है, इसको हम चार बोलते हैं, पीपुल। तो हेडिंग बनाइएगा पुतली, क्या लिखिएगा, पुतली। सिर्फ आपको हेडिंग बनाना है, इसका आंसर हम पुराने नोट से लिखवाने वाले हैं। पुतली आपने बना लिया, चलो पुतली बना लिया, तो ये लीजिए, पुतली के बारे में थोड़ा सा इसको भी ढकना पड़ेगा। चलिए, पुतली क्या बची, वही बता था। इसको आइरिस क्या करता है, इसके कहता है आइरिस के बीच वाले, दोनों आइरिस थे ना, ये मान लो आइरिस हो गया और ये आइरिस हो गया, इनके बीच वाला जो गैप है, छिद्र है, इसको हम क्या बोल रहे थे बच्चा जी, पुतली, पीपुल। और इनको पुतली कहते हैं, छिद्र को पुतली कहते हैं। और पुतली आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करती है, ठीक है, कितना लाइट जाएगा इस आँख में, कितना प्रवेश करना चाहिए लाइट, ये पुतली निर्भर करती है। और पुतली मान लो इतना हो गया, इतना गैप तो ज़्यादा लग जाएगा, और पुतली छूट इतना हो गया, बहुत कम गैप है तो कम लग जाएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। चलो अब आगे पढ़ते हैं 5 नंबर। जिस तरह बालक जी 3 और 4 साथ में काम कर रहे थे, उसी प्रकार ये 5 नंबर और ये 6 नंबर, ऊपर नीचे 6 है, देखो ऊपर नीचे 3 था, ये 3 था, ये 3 था, और जो गैप था इसको हम क्या पढ़ रहे थे, आइरिस, आइरिस, ठीक है। और इसको क्या पढ़ रहे थे, पीपुल। अब देखिए ये क्या है, सिल्वरी मसल्स है, और ये वाला बीच में लेंस है, उत्तर लेंस है। कौन सा लेंस है, उत्तर लेंस। आँख में कौन सा लेंस होता है, उत्तर लेंस होता है, ठीक है सर। तो 5 और 6 भी साथ में काम करेंगे, तो पहले 5 हम पढ़ेंगे यहाँ पे बच्चे जी। क्या मेरे प्यारे वालों को दिख रहा है क्या, ये लेटर कैसे लिखे गए हैं। चलो पढ़ भी दूंगा कि बच्चे को दिक्कत ना हो। अब देखिए, अब जो हम आँख आँख लेंस है, जो अभिनेत्र लेंस कहो, देखो उसका कितना नाम है, आई लेंस, अभिनेत्र लेंस, या क्रिस्टलाइन लेंस, या क्रिस्टलीय लेंस, ठीक है। एनसीईआरटी में उसको क्रिस्टलीय लेंस लिखा है, उसको आप अभिनेत्र लेंस ही बोल सकते हो। तो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बारे में। अभी क्रिस्टलीय लेंस होता है, अभिनेत्र लेंस केवल रेटिना पर विभिन्न दूरी पर वस्तुओं को फोकस करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी का बेहतर समायोजन करता है। कितना कंट्रोल करना पड़े, कितना फोकस करना पड़े कि रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाए, कितना। जैसे मैं कहता हूँ कि ये अपना आँख है, ठीक है, आँख है, रफली बनाया हूँ, यहाँ मान ली उत्तर लेंस है, और मान ली यहाँ इमेज बनना है, यहाँ पर इमेज बनना है। तो कोई वस्तु अगर यहाँ से दूर दूर देख रहे हैं, तो ऐसे किरण आएगी, इसको फोकस पर कर दिया। अब मान लीजिए कि अपना फिर से मैं नेत्र बना रहा हूँ, यहाँ अपना उत्तर लेंस है, ये तो सिलेंडर में से सही है, इसको पकड़े हुए, ठीक है। अब कोई वस्तु यहाँ देख रहे हैं, तो इसका प्रकाश कैसे पड़ेगा आँख में, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। अब इसको मोड़ने के यहाँ लाना है, तो ऐसे मुड़ेगी, ऐसे मुड़ेगी। तो बच्चे देखो, कभी इसको इतना बेंड करना पड़ा, कभी यहाँ थोड़ा कम बेंड करना पड़ा, तो कितना उसको बेंड करना है कि उसका
उसका एडजस्ट कितना करना है ताकि उसका इमेज कहाँ बन जाए, उसका इमेज बन जाए क्या चीज़, रेटिना पर बन जाए। और उसको थोड़ा मोटा पतला होना पड़ेगा, उसकी फोकस दूरी बढ़ानी घटानी पड़ेगी, तो उसको हेल्प करवाएंगे इसके जो भाई जो पकड़ के रखे हैं ऊपर से। ठीक है, अब इनके भैया का पढ़ लेते हैं, पक्षमाही पेशियाँ जिसको हम सिलेरी मसल्स बोलते हैं। तो ये देखो क्या करेंगे अब, जब आपकी आंखें किसी निकट वस्तु को ध्यान केंद्रित करती है, कभी नीचे कभी बच्चे बच्ची अपने निकट के वस्तु को तुरंत देखना थोड़ा आँख में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि थोड़ा लेंस को होना पता है वहाँ पर मोटा, क्या होना पता है मोटा, तो उसके लिए सिलेरी मसल क्या करते हैं, छोड़ती है उसको, आँख मोटा हो जाए। देखो अगर इसको मोटा होना है, इसको मोटा होना है तो सिलेरी मसल इसको छोड़ थोड़ा ढीला कर देंगे, ये मोटा हो जाएगा। अब इसको दूर की वस्तु देखना है तो इसको तुरंत खींच के ये पतला कर देंगे, पतला कर देंगे। मोटा इसलिए करेंगे कि इसी लेंस इसके पावर बढ़ाना है, पतला इसलिए करेंगे कि दूर की वस्तु देखना है। तो बच्चे जी हम लोग को नहीं करना है, ऑटोमेटिक हो रहा है, ईश्वर की कलाकारी है यहाँ पर। तो ईश्वर जी बहुत खतरनाक गॉड है भगवान जी। चलो किस स्कूल में पढ़े थे पता लगाइएगा, बहुत अच्छी जानकारी उनके पास। जो सिलेरी मसल्स हैं बच्चा जी सर आप इंग्लिश क्यों पढ़ाते हो, आपको पता है बच्चा जी, क्योंकि आप आगे वाला पढ़ाई इंग्लिश में ही करने वाले हो। जो सिलेरी मसल्स हैं तो बच्चा जी पक्षमाई पेशियाँ होती हैं, जबकि आँख की किसी निकट वस्तु पर ध्यान केंद्रित करती हैं तो ये लेंस का आकार बदल देती हैं। पक्षवायु पेशियाँ उसका आकार लेंस बदल देंगे, लेंस नहीं बदलेंगे तो नहीं देख पाएगा, क्योंकि इसको मोटा पतला होना पड़ता है, मोटा पतला इसका पावर बढ़ाना है पावर घटाना है। तो लेंस के पावर घटाना बढ़ाने में कौन हेल्प कर रहा है, सिलेरी मसल्स। क्लियर है बच्चा जी का, 6 पॉइंट पढ़ लिया गया। चलो 6 पढ़ लिया गया तो आपको 5 पढ़ा दिया गया। चलो आपने 6 पढ़ लिया तो एक पॉइंट थोड़ा लिख लीजिए, एक पॉइंट है एक्स्ट्रा, आप इसको नोट कीजिएगा कि आँख लेंस में यानी नेत्र लेंस में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन होता है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, लिख लीजिएगा। आपने जब सिलेरी मसल्स पढ़ लिया तो सिलेरी मसल्स पर एक पॉइंट और लिखिए कि सिलेरी मसल जो होती है फोकस दूरी कम या अधिक करने में काम आती है। मैंने बताया ना उसकी फोकस दूरी को कम दूरी कम करना है, तो फोकस दूरी कम से ज़्यादा कैसे होगा, उसकी पावर से, पावर बढ़ाना पड़ेगा घटाना पड़ेगा, पावर को घटेगा जो लेंस पतला या मोटा हो जाएगा। तब लिख लिया आपने। चलो 7वां पॉइंट पढ़े अब। चलो बालाजी हम साथ में पढ़ने वाले हैं कच्चा ऑब्जर्व। कच्चा ऑब्जर्व जिसको बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर। विट्रियस ह्यूमर पढ़ने वाले हैं तो बिल्कुल थोड़ा सा लाइट। चलो यहाँ देखो, यह जेली जैसा पदार्थ होता है, इसमें जो बच्चे जी आप किसको पढ़ रहे हो सर, 7 नंबर जो बड़ा गैप्स था ये वाला। ठीक है थोड़ा दिखा दो सर डायग्राम, ये देखो मैं इसको 7 नंबर बोल रहा हूँ। ये जो पार्ट से बच गया ये वाला, जिसमें कुछ भरा होता है, जिसमें तरल पदार्थ भरते हैं, जिसमें तरल भरते हुए जिसमें जो होता है, इसमें शहद जैसा, शहद मतलब गाढ़ा 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 इसमें पानी होता है। ये जो आंसू बहता हुआ वाला पानी है इसमें थोड़ा गाढ़ा होता है, जेली जैसा, शहद जैसा पारदर्शी तरल पदार्थ है। पारदर्शी मतलब क्या बच्चे जी, क्योंकि उसमें कुछ लाइट है, क्योंकि बच्चे जी ये पारदर्शी इसलिए है कि बच्चे जी मान लीजिए कि अपना आँख ये कुछ चीज़ को देख रहा है लेंस, तो इमेज यहाँ बनना है, यहाँ पर दृष्टिपटल बनना है, इस पर बनना है यहाँ पर, तो इमेज यहाँ बनेगा बच्चे जी, इस पर बनेगा 8 नंबर पे। इसको 7, इसको 8 नहीं बोलना चाहिए, इसको तो 8 बोलना चाहिए, इसको 9 बोलना चाहिए। ठीक है ये इस पर इमेज बनना है 8 नंबर पे। तो इमेज बनने के लिए बच्चा जी ये मान लीजिए कि इसमें लाइट जाना है, यहाँ तक आना है, तो जब ये पारदर्शी नहीं होता है लाइट यहाँ कैसे आएगा, नहीं आएगा। और पारदर्शी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है, ठीक है अच्छा है। यानी पानी है, जेली ऐसा है, लेकिन उसमें लाइट आ जा सकता है, पारदर्शी है, आर पार जा सकती है किरणें प्रकाश किरणें। और ये एक और काम इसका है, ये नेत्र गोलक को, आई बोल जो अपना है ना आँख, उसको गोल आकार प्रदान करने पर और आकार को उसको नियंत्रण करने में भी, आकार को बनाए रखने में बनाए रखता है ये। और यह अपवर्तक माध्यम के रूप में भी काम करता है, अपवर्तक माध्यम के भी रूप में कार्य करता है, थोड़ा लाइट को मोड़ने में भी ये काम करता है। ठीक है 7 आपने पढ़ लिया। अब बच्चा जी मैं ये तो 7 पढ़ लिया हमने, जो इसमें क्या भरा था, सहज से या जेली से इसमें द्रव भरे थे। अब यहाँ ये वाला रेटिना, ये रेटिना यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगा। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख में कहाँ बनता है, रेटिना पर, याद रखिएगा। तो चलो रेटिना पढ़ लेते हैं, रेटिना को पढ़ लिया जाए। चलो हमने कहा कि भाई रेटिना एक नाजुक झिल्ली होती है जिसमें भारी संख्या में प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं होती हैं। यह वह स्क्रीन है, वह रेटिना का एक पर्दा है, एक स्क्रीन है जिस पर आँख में इमेज बनता है। वाह सर मजा आ गया, आँख में क्या बनता है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर। रेटिना का एक स्क्रीन है, पर्दा है,
बच्चे मैं इसका प्रतिबिंब देखिए, आप यहाँ देख रहे हैं, ये मेरा पेन का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, पेपर पर। तो पेपर क्या पर्दा हो गया। सोचिए आप कुछ होता ही नहीं तो इसका इमेज बनता है, इसका आप इमेज देख पाते हैं, नहीं देख पाते। इमेज मतलब परछाई, प्रतिबिंब। चलो, रेटिना की दो, रेटिना में दो प्रकार की सेल्स होती है, एक रॉड सेल, RODES, रॉड सेल्स, और एक होती हैं कोन सेल्स। ये दोनों काम क्या करते हैं सर, ये काम क्या करते हैं? क्षण संकुच जो है ना बच्चा जी, प्रकाश की तीव्रता, कितना प्रकाश तेज आ रहा है उसकी तीव्रता को ये सेंस उसको उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो कौन सेल होता है, देखो इसमें ट्रिक है, कौन में C वर्ड है, 80 से क्या होता है कलर, कौन सा लाल पीला बैगनी जो भी आप कलर देख रहे हो, ग्रीन से लिखा है, पेंसिल से सब कलर देख पा रहे हो, सेंस कर पा रहे हो, इसमें कौन सेल्स के लिए वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है। कोई भी कलर आप देख पाते हो, रेड ग्रीन ब्लैक, सर मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया सर जी, मजा आ गया। और सर मजा आ रहा है, सर जी मजा आ रहा है, आएगा बच्चा जी, बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको, आपको रटाया नहीं जा रहा है ना इसलिए। अब 9 नंबर आखिरी, जिसको हम बोल सकते हैं NCERT के हिसाब से ये आखिरी पॉइंट से, देखिए बच्चा जी ये तो अपना नेत्र था, लेकिन आप कोई चीज़ देखते हो तो तस्वीर कहाँ बन रहा है, मस्तिष्क में। सर आप बायोलॉजी बहुत चालाक हो सर, आपने इसीलिए पहले अपने पढ़ा दिया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आप बताओ बच्चा जी, कोई चीज़ देख रहे हो तो डायरेक्ट किसको पता चल रहा है, मस्तिष्क को। तो मस्तिष्क तक खबर भेजने के लिए ये जो है ना लाइन, यही ब्रेन से जुड़ा होता है, तुरंत कोई चीज़ देखो तुरंत दिमाग बता देगा। लेकिन यहाँ बच्चा जी, यहाँ टच कर रहा हूँ तो पहले कहाँ बताएगा, मेरे रोजू में जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड बताएगा, फिर मस्तिष्क में खबर जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ आप आँख खोल लो देख पा रहे हो, कुछ कान से देखा आपने, सुना तुरंत, अपने नाक से सूंघा तुरंत खबर मालूम चलेगा कैसे सुगंध है, कैसे गंध है। तो ये बच्चा जी सर, अब तो इसको बायोलॉजी से जोड़ दिए, बिल्कुल सर, इसीलिए चैप्टर को पहले बायोलॉजी में पढ़ा दिया। थैंक यू बोलो सर जी को, थैंक यू बोल दो एक बार, चलो ठीक है। जो बच्चे सारे लेक्चर नहीं देखते हो जरूर अब देखिएगा, मेरे सबको प्ले लिस्ट बना दिए गए, सबको देखिए, नोट्स बनाइए। आपको ट्यूशन बहुत दूर से पढ़ते हो तो आपको ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं है, आपके सिलेबस ऑन टाइम खत्म हो जाएगा। और कुछ एक्स्ट्रा जो पढ़ना है उसको मैं बता रहा हूँ, आपके पास क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। आपने MCQ वाला टारगेट जो आता है उसको अपने खरीद लिया होगा MCQ प्रैक्टिस करने के लिए। NCERT रीड करते होंगे, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करते होंगे। तीसरा कोई काम नहीं करने, हैंड राइटिंग बहुत सुंदर रखना है, काम हो गया आपका। आप 450 के पार हैं, आप इतना लिख लीजिए कहीं डायरी में कोना पर जाके, सर ने क्या बोला था। चलो, तो ये क्या करती हैं, ये जो अब मैं दिखा जो ब्रेन से जुड़ा क्या करता है, तो ये रेटिना में प्रकाश संवेदनशीलता कोशिकाएं रोशनी जो पड़ती है ना उस पर, जो भी उस पर लाइट पड़ता है, ये एक्टिव होती है, सक्रिय हो जाती है, और सक्रिय होती है और विद्युत संकेत उसको बनाती है, और ये संकेत ऑप्टिकल नर्व के माध्यम से मस्तिष्क को भेज देते हैं। सर मैं जाके सर बायोलॉजी भी क्लियर हो गया। अब दो चीज़ और पढ़ना आपको, एक ब्लाइंड स्पॉट बनाइए, अपने हेडिंग बनाइए ब्लाइंड स्पॉट, 10-11 जो NCERT में नहीं दिया है, फिर भी इसको हम पढ़ लेते हैं एक्स्ट्रा के लिए। चलो, ब्लाइंड स्पॉट आपने लिख लिया हेडिंग। बच्चा जी जो आपको नोट्स दिखा रहा हूँ पिछले साल का, ये इसी से बच्चों को पढ़ाया गया है, और बच्चों ने 90+ किया है नंबर, तो आप तो बहुत अच्छे करने वाले हो। चलो, कुछ पॉइंट आपको मैं पिछले साल से रिवाइज कर दिया हूँ, जो पिछले, देखो पिछले साल क्या पढ़ाया गया था, पिछले साल ये पढ़ाया गया था, सेम टॉपिक है। यह कहते जितनी जितनी भी प्रकाश ऊर्जा आती है इसमें, उसे विद्युत ऊर्जा में बदलकर रेटिना में पर बने प्रतिबिंब की सूचना मस्तिष्क को भेज देती है। ये पिछले साल पढ़ाया गया था। तो क्या सर इस साल आपने दूसरा भाषा लिखवा दिया? भाषा नहीं है बची, सेम चीज़ें हैं, उसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया गया है, थोड़ा उसके लैंग्वेज बदला गया, लेकिन साइंस के पर्पस में बदला गया है। तो चलो, अपने पित्त बिंदु अंध बिंदु लिख लिया। चलो, इसको तो नहीं बदला हूँ, सेम रखा गया पिछले साल भी। यह रेटिना पर स्थित वह बिंदु है जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनने से दिखाई नहीं देता है, या कोई वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा तो कोई दिखाई नहीं देगा, इसीलिए इसको मतलब ब्लाइंड स्पॉट। चलो, और 11 नंबर, जिसको हम पित्त बिंदु बोलते हैं, यह रेटिना पर वह बिंदु है जहाँ पर प्रतिबिंब बनने पर सर्वाधिक स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, तो चलो 2 पॉइंट आपने लिखा, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। इसे पढ़ा दिया गया ऊपर, रेत गोला की लंबाई का लगभग जो तो गोलाकार होती है, शेप इसकी स्फेरिकल शेप होती है, और इसका व्यास जो होता है 2.3 होता है। बच्चे कभी आँख आपने कभी देखा होगा मछली उछली का निकाल कर, तो को मालूम चला होगा। चलिए आपको मैं इमेज ही दिखाता हूँ आँख अपना होता कैसे है। ये देखें, देख रहे, 2 मुट्ठी में पकड़ कर रखा है इंसान ने, पूरा गोला है, यहाँ देखिए, ऐसे अपने आँख होते हैं बच्चे जी, ऐसा नेत्र होता है, पूरा लगभग गोलाकार ही होता है। चलो, इसको हो गया नोट। अब पढ़ेंगे हम लोग, अब हम पढ़ेंगे यहाँ से बच्चा जी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो परीक्षा में पूछ देता है, बार बार पूछा जाता है इसको, जो कैंस। अब क्या करना, पहले 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 मेरे प्यारे बालक, चलो समझने क्षमता, हम क्या पढ़ रहे हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन।
एकोमोडेशन, एकोमोडेशन मतलब समझन क्षमता, इसको पर एडिट करेंगे अब। और एक और बात, ये तो मैं छोड़ दिया हूँ, इसको आपको पढ़ने हैं। हो सके तो इसको आप एनसीईआरटी में लिख भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है अपने बुक में। नहीं लिखते तो आपके पास देखिए, जिनके पास एनसीईआरटी है वो ना लिखें, इसको अपने इससे ही पढ़ लीजिएगा। लेकिन अपने नोट्स में ये जरूर लिखिएगा कि क्या आप जानते हैं। पता क्या वैसे मैं क्या बोला हूँ, इसको आप ऐसे कीजिएगा, यहाँ पे नोट्स खत्म होगा, यहाँ नोट्स खत्म होगा। अब यहाँ खाली ऐसा लगा दीजिएगा ताकि आपको जो बच्चा लिख सकता तो घर पर लिख लेना कि आप जानते हैं। पेज नंबर कितना बच्चे जी, 208। मैं ऐसे पिछले से बनाता था बच्चों को, यहाँ लिखिएगा क्या आप यहाँ से एमसीक्यू उठाता है ना बच्चा लोग, मछली आता है लोग, क्या आप जानते हैं पेज नंबर 208 एनसीईआरटी। अब दूसरा बुक मत उठाना जाके, और पुराना वाला एनसीईआरटी है ये, नया वाला नहीं पता है कहाँ दिया है, लेकिन पुराने वाला में 208 में दी। अब इसको आपको पढ़ना है क्या लिखा है, थोड़ा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा टाइम मेरे पास कम है तो थोड़ा इसको मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, लेकिन जो पढ़ा दिया गया वही बातें इसमें लिखी गई होंगी। ठीक है, चलो अब देखो ये वाला समझन क्षमता, इसको पढ़ लीजिएगा। पढ़ के तब देखिए जब आपको नोट्स बनेंगे ना आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। और मैं पहले से हाईलाइट भी किया हूँ कुछ पॉइंट्स। ये तो पूछा है, तो समझने क्षमता किसे कहते हैं? नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को समाहित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाती है। दूर बिंदु कितना है, निकट बिंदु कितना है, ये भी होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ तक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलो तो अपने हेडिंग क्या बनाया होगा प्यारे बालक जी, ये वाला पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई, नेत्र की समंजन क्षमता। कहता कि अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिस कारण वह अपनी फोकस दूरी को समाहित मतलब क्या, कम या अधिक कर लेती है, समझने क्षमता कहलाती है। सर कैसे कैसे कैसे? चलो बच्चे ये क्या करना है, थोड़ा इसको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। फिजिक्स बच्चा ये रटने का विषय नहीं है, इसको प्रैक्टिकल करके चलना, आपको मज़ा आ जाएगा। देखो आप दूर की वस्तु देख रहे हो, दूर की वस्तु देखते हो, तो चलो दूर से वस्तु जब देखते हैं प्यारे बालक जी, तो थोड़ा मैं ले लूँ यहाँ पर पेन, देख आपको मज़ा आएगा। ये मान लीजिए ये आपका आँख में लेंस है, उत्तर लेंस है, ठीक है। और ये मान लीजिए कहीं पर ये रेटिना है, यहाँ प्रतिबिंब बनाना है, ये रेटिना प्रतिबिंब बनना है। तो अब दूर की वस्तु देख रहे हैं, अनंत यहाँ वस्तु रखी गई है, तो अनंत से आने वाली किरण कैसे होती है, समांतर होती है, आएगी। अब समांतर है तो इसको मोड़ कहाँ लाएगी, यहाँ लाएगी रेटिना पर, ठीक है। अब सोचो जी, आपने तुरंत नज़दीक अपना कर दिया, हम लोग क्या है तुरंत दूर आके दूर के दिख रहा है। अब आपको नज़दीक का देखना है, तो बच्चे नज़दीक से किरण कैसे आएगी, ऐसे आएगी। तो क्या इस लेंस को अब ताकत नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि फोकस तो इसका नेचर क्या है, इसका नेचर समांतर को आने वाले को सिकुड़ा देना। यहाँ पर तो पहले ही से फैल क्या रहा है, ये तो किरण ऐसे जाने वाली है। अब बच्चा जी जो फैल रहा है, फैलते जा रहा है, इसको मोड़ना लेंस को थोड़ा कठिन काम है कि नहीं है। तो यहाँ पर बच्चा जी इसको होना पड़ेगा थोड़ा मोटा पतला, तो ये था ना सिलेंडर मसल्स वाला, इसको पकड़ के रखे थे, तो इसकी फोकस दूरी बढ़ाने घटाने में लोग हेल्प करेंगे। क्यों फोकस दूरी कहते हैं सर जी आप, क्योंकि मैंने पढ़ा होगा P/1/F। फोकस दूरी बढ़ेगा, फोकस दूरी घटेगा तो पावर बढ़ेगा, फोकस दूरी बढ़ेगा तो पावर घटेगा। तो यहाँ पर क्या करना है, इसकी पावर बढ़ाना है, फोकस दूरी इसको घटानी है, पावर तो इसकी पावर बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके लिए लेंस को थोड़ा होना पड़ेगा मोटा। तो मोटा कैसे होगा, ये सिलिंडर मसल्स को थोड़ा छोड़ देंगे तो ये मोटा हो जाएगा, फिर खींच लेंगे तो पतला हो जाएगा। इसको ऐसे खींचते रहते रबर जैसा। सर कितना अच्छे पढ़ाते हो, मज़ा आ जाता है। चलो वही बात यहाँ पर चर्चा किया गया है। देखें दूर से वस्तु देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या करना है, पावर को घटाना पड़ेगा। पावर जब दूर वस्तु है तो कोई टेंशन नहीं है, उतना असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि समांतर है तो उसको मोड़ ही देगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर फोकस दूरी क्या, ये फोकस दूरी है, ठीक है। यहाँ देखिए पास की वस्तु है, मैं लिखा हूँ पास, यहाँ लिख दूँ नियर की वस्तु है, तो बच्चे जी यहाँ पर तो पावर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पावर क्या करना पड़ेगा बच्चे जी, इसको बढ़ाने पड़ेंगे। यहाँ पर पावर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पावर को बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए सिली मसल्स को छोड़ देंगे तो लेंस मोटा हो जाएगा। तो थोड़ा समझे इसको, फ्लो चार्ट क्या है, समझा मजा आ जाए सर आपको। देखो यहाँ पर सिली मसल्स क्या करेंगी, जब दूर की वस्तु देख रहे हैं तो शिथिल हो जाएंगी, लूज हो जाएंगी, ढीला हो जाएंगी। ढीला हो जाएंगे तो लेंस क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। लेंस क्या हो जाएंगे, पतला हो जाएंगे। और लेंस पतला हो जाए तो क्या होगा, फोकस दूरी बढ़ जाएगी, और फोकस दूरी बढ़ जाएगी तो लेंस की क्षमता घट जाएगी। सर पावर घट जाएगा। सर मज़ा आ गया, क्या पढ़ाते हो सर, गजब गजब। ऐसा फिजिक्स है, बिल्कुल ऐसा ही फिजिक्स है। आपको बहुत जगह रटाया जा रहा है, बात अलग है। आपको यहाँ कुछ भी रटाएंगे नहीं, मज़ा दिला देंगे। आपका ड्यूटी बनता है कि जिसको आप जरूर से जरूर अपने क्लास वाले जितने भी मित्र हैं
सबको एक बार यूट्यूब चैनल के बारे में बता दीजिए, कम से कम वहाँ से लेक्चर देखें। अगर ऑफलाइन नहीं आ सकते हैं तो चलो यहाँ देखिए, नज़दीक के वस्तु देख रहे हैं तो सिलेरी मसल्स क्या हो जाएगी बच्चे, यहाँ पर सिलेरी मसल्स लिखा है। सिलेरी मसल्स जो होती हैं वो क्या हो जाएंगे बच्चे जी, सिकुड़ जाएंगे। सिकुड़ने कैसे बोलते हैं, ऐसे। ढीला मतलब ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। सिकुड़ना मतलब ऐसे खींच लेगी, कंट्रैक्ट हो जाएगी, कंट्रैक्ट करेगी, खींचेगी, तो फोकस दूरी क्या होगा, कम होगा। तो लेंस क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। लेंस मोटा होगा तो क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, पावर बढ़ गया। तो पावर बढ़ जाएगा तो इसको एकदम सिकुड़ाइए देगा अपने टाइम पर। अब भाई यहाँ पर इमेज बना देगा रेटिना पर, ठीक है। अब अपने नीचे भी पढ़ा था, उसमें अपने दूर बिंदु और निकट बिंदु के बारे में पढ़ा था, तो इसको यहाँ से पढ़ लेते हैं। दूरबिंदु जो होता है कि जो वह दूरबिंदु जिससे कोई भी नेत्र वस्तु को सुस्पष्ट देख सकता है और नेत्र का दूरबिंदु कहलाता है। सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु क्या होता है बच्ची, इन्फानाइट होता है। क्या होता है, इन्फानाइट होता है। अब नियर पॉइंट क्या होता है, फार पॉइंट हो गया। तो नियर पॉइंट क्या है, फोर नहीं बची, यहाँ पर फार पॉइंट लिखा है, फार पॉइंट, फार पॉइंट। अब देखिए नियर पॉइंट क्या है, नियर पॉइंट क्या है, नज़दीक वाला। तो वह न्यूनतम दूरी जिस पर कोई वस्तु बिना किसी तनाव के आंख पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, कोई आपको आंख पर लोड नहीं पड़ना चाहिए और आप स्पष्ट देख पाते हैं किसी वस्तु को, तो कहलाता है निकट दूरी। अब बताइए आप आंख को कितने पास में रख के पढ़ सकते हो, इतना पास में, इतना पास में, कितना पास में। तो कम से कम जो आपकी क्षमता है ना साफ साफ पढ़ने का, यहाँ पर आँख देखो पढ़ने के लिए आप और नज़दीक से पढ़ सकते हो, लेकिन आपकी आँख पर असर पड़ेगा, आपका आँख थोड़ा देर बाद दुखने लग जाएगा। तो अब उतना नज़दीक की बात किया जा रहा है जहाँ पर आप खूब नज़दीक से देख लो और आपका आँख दुखे नहीं। ओ सर, एक आप अच्छा पॉइंट बताने जा रहे हो सर, इसको थोड़ा लिखना, चलो पढ़ाने दे लो, ये पढ़ा दे के लिखता हूँ, इसको आप नोट कर लें, लिख लें, इसको लिख लें। इसमें समझाने के लिए कुछ खास नहीं है। ये बहुत बार पूछा गया है कि सूक्ष्म की न्यूनतम दूरी क्या है, सामान्य अवशोष की न्यूनतम दूरी क्या है, तो कहना 25 सेंटीमीटर। कितना, 25 सेंटीमीटर। और दूरबिंदु पूछा जाए, इसे सूक्ष्म दूरी, हाँ लिखा भी गया है। और दूरबिंदु तो भाई इन्फिनिट है। दृष्टिपरस क्या है, सिर्फ यहाँ तक लिखना, दृष्टिपरस क्या है, निकट व दूर के बीच की दूरी दृष्टिपरस कहलाती है। अब देखो मैं क्या बता रहा हूँ बच्चे, जब आप ऑनलाइन पढ़ते हो तो जब आपकी आँख में अपने पढ़ा के उसमें बहुत सारे लिक्विड भरे होते हैं आगे वाले में, तो अब बच्चे क्या करना कि जब भी अपने आँख को थोड़ा 1 मिनट 2 मिनट पर अपनी आँख को ऐसे ऐसे खोलना बंद करना, खोलना बंद करना। आपको ऐसे नहीं पूछते अपने आँख को हम लोग पलक झिपकाते हैं, तो बच्चे आपको कुछ देर बाद पलक झिपकाते रहना पड़ेंगे। पलक झिपकाने से क्या फ़ायदा होगा बच्चे, आँख में लिक्विड आएंगे, पानी आएगा और उसमें न्यूट्रिएंट्स आपको पोषक तत्व तो मिलते रहेगा और आपकी आँख बच्ची खराब नहीं होगी। जब भी आप ऑनलाइन पढ़ते हो, कुछ भी करते हो, तो आँख को थोड़ा-थोड़ा क्या कीजिएगा, थोड़ी-थोड़ी देर पर उसको अपन ऐसे-ऐसे आँख बंद करते रहना। ऐसे नहीं हम लोग पलक झपकाते हैं, ऐसा करना है। क्या करोगे बच्चे जी? सर अब हमको सब कुछ सिखाते हो, साइंस भी पढ़ाते हो, पेपर के लिए भी समझाते हो और लाइफ के बारे में बताते हो, बिल्कुल। यहाँ लिखता हूँ कि थोड़े-थोड़े समय पर, ये अलग कहीं लिख लेना, थोड़े समय अंतराल पर पलक को क्या करना बच्चे जी, झपकाते रहना है। पलक को झपकाते रहना है, झपकाते रहना है। और इसका साइंस बता दिए क्या कारण है, उसमें लिक्विड आएगा तो लिक्विड इसके उसमें तरल पदार्थ बने रहेंगे जिससे आपको पूरे न्यूट्रिएंट्स मिलता रहेगा, आँख आपका हेल्दी रहेगा। ठीक है सर, आँख खराब नहीं होंगी जल्दी। सर खराब से आगे खराब बात, दृष्टि दोष की बात आ गया। जी सर बिल्कुल। चलो तो हम दृष्टि दोष की बात करते हैं, ये डिफेक्ट क्या है। अब देखो बच्चे क्या होता है, जब कभी कभी नेत्र धीरे धीरे अपनी समझन क्षमता क्या है, आँख अकोमोडेशन अपनी पर अभी तुरंत आँख लेंस का मोटा हो जाना, पतला हो जाना, उम्र के हिसाब से बच्चे कभी कभी ये ऐसा कम हो जाता है। जैसे अपने अभी तो कुछ बच्चों को शुरू में हो जा रहा है, कम उम्र में भी हो सब बीमारी हो रही है, क्योंकि जो अपना हम खाना खा रहे हैं, ज़्यादा स्क्रीन टाइम देखना, टीवी देखना, ऐसा बहुत कारण हो सकता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि किसी वस्तु को आराम से सुस्पष्ट नहीं देख पाता, कोई वस्तु को आसानी से नहीं देख पाता है, थोड़ा उसको परिश्रम करना पड़ता है। तो नेत्र में अपवर्तनों के दोषों के कारण इसकी दृष्टि क्या होती है बच्चे, इसकी धुंधली हो जाती है। तो प्रमुख रूप से दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 3 प्रकार, ऐसे हम ज़्यादा पढ़ेंगे लेकिन 3 प्रकार के होते हैं। निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या बोलते हैं, मायोपिया। दूर दृष्टि क्या बोलते हैं बच्चे, हाइपर मेट्रोपिया। और जरा दृष्टि दोष को बोलते हैं बच्चे जी हम प्रेसबायोपिया। ठीक है बच्चे जी।
चलो सबको पढ़ेंगे, निकट दृष्टि दोष क्या है, दूर दृष्टि क्या है, इसको हम नोट कर लेंगे जल्दी से। बहुत आसान टॉपिक है, खूब पूछेगा, एकदम आपको 12th में काम आएगा ये। 100% आपसे सवाल यहाँ से बनता ही बनता है कि फिजिक्स में दृष्टि सवाल ना पूछा जाए, ऐसे कभी हुआ नहीं है। चलो पहले वाले को हम पढ़ लें। पहला वाला क्या था अपना, निकट दृष्टि दोष। क्या था ये अपना, निकट दृष्टि दोष, जिसे हम क्या बोल रहे थे बच्चे जी, इंग्लिश में मायोपिया। बड़ा उल्टा नाम है, बड़ी खराब नाम है निकट दृष्टि दोष बच्चे। इसमें क्या, इसको मतलब नियर साइटनेस, इसीलिए इसका ये दूसरा नाम याद रखना। निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम है इंग्लिश में नियर साइटनेस, यानी बस इसका मतलब हुआ कि निकट का ही दिखेगा, नियर का ही दिखेगा। यह मानव नेत्र की में एक प्रकार का दोष है, जिसके कारण व्यक्ति निकट वस्तुओं को सूक्ष्म पर देख पाता है, लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। फिर से याद करें, निकट दृष्टि दोष में निकट के आप देख पाएंगे, दूर के आप देख नहीं पाते हैं। इसीलिए क्यों, क्योंकि प्रतिबिंब का रेटिना क्या होती है बच्चे जी, प्रतिबिंब यानी प्रतिबिंब होती है रेटिना से पहले ही बन जाती है। मान लीजिए आपका रेटिना ये था, यहाँ था, यहाँ रेटिना था, ये वाला 8 नंबर पर, आपका इमेज यहीं बन गया, रेटिना से पहले ही बन गया। तो जब रेटिना से पहले ही बन जाता है तो ऐसे इसके ये कारण क्या है, इसकी कॉज क्या है। तो कारण मैं 2 गिनवा रहा हूँ। पहला कारण है अभिनेत्र लेंस का वक्रता का अत्यधिक हो जाना, वक्र का मतलब पावर बढ़ जाना, फोकस दूरी घटना। लेंस मोटा हो गया है तो पहले ही, अरे भाई अकर हो गया, ज़्यादा मोटा गया ही, ज़्यादा मोटा हो जाएगा तो किसी को जल्दी नहीं सिकुड़ा देगा। एक पतला रहेगा तो आराम से डेभर तो करेगा, लेकिन तो आराम से करेगा, यहाँ करेगा। चलो दूसरा कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, बिल्कुल यही देखो, ये लंबा हो गया, ये लंबा हो गया। दोनों कारण आपको लिखने पड़ेंगे। अब इसके लिए आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, बिना डायग्राम को नंबर नहीं मिलेंगे। पहले आप दिखाइएगा स्वस्थ, कहीं दूर से वस्तु आ रहा था तो रेटिना पर इमेज बन रहा था, इमेज कहाँ बन रहा है, रेटिना बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, स्वस्थ आँख है, हेल्दी आँख है। अब देखिए, अब बीमारी हो गया मायोपिया, निकट दृष्टि दोष हो गया, तो क्या हो गया, फोकस दूरी घट गया है, तो ये लेंस लंबा हो गया, वो मोटा हो गया होगा, तो ये मोटा हो गया, लंबा हो गया है, ये नेत्र कोश लंबा हो गया है। तो इसमें क्या हो गया भाई, अब क्या करेगा, किसी वस्तु को यहाँ मोड़ना चाहिए था, यही रेटिना से पहले ही इमेज मोड़ दिया है, तो इमेज कहाँ बनेगा बच्चा जी, अब डॉट डॉट डॉट। ऐसा नहीं है बच्चा कि बस निकट दृष्टि वाले को दूर का वस्तु नहीं दिखता है, दिखता है, साफ नहीं दिखता है। तो दादी कह, ए कौन है रे, रोना कि सोना, ऐसे पूछती है माँ, ये दादी। क्यों, क्योंकि उनको दूर की वस्तु दिख रहा है लेकिन धुंधला दिख रहा है। तो कभी ये मत कहना कि नहीं दिखता है, दिखता है लेकिन धुंधला दिखता है, स्पष्ट नहीं दिखता है। क्या मजा आता है सर पढ़ने, आएगा फीलिंग आएगा पीछे जी। जो टॉपिक थोड़ा कठिन होगा उसको भी हम बहुत आसान बना के पढ़ाई जाएंगे, क्योंकि आप पीडब्ल्यूसी कंटेंट पढ़ रहे हो तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। तो बच्चे इसका उपचार कैसे करेंगे, तो उपचार में देखो बच्चे जी, ये क्या हो रहा है, पहले ही मोड़ दे रहा है, तो आपको ऐसा कुछ करना है कि थोड़ी प्रकाश फैल जाएगी, थोड़ा कितना भी मोड़ दो, यहाँ पर प्रतिबिंब, तो यहाँ पर उल्टा लेंस लगेंगे। इसका जो ज़्यादा पहले ही मोड़ रहा है तो हम लोग फैलाने वाला लेंस लगा देंगे, यहाँ डाइवर्जिंग लेंस लगा देंगे, जिसको हम बोलते हैं अवतल लेंस। चलो हो गया, ये तीनों डायग्राम बना दोगे तो आपका काम हो गया। आपके निवारण का ट्रिक ट्रिक ट्रिक, सर जी ट्रिक नहीं लेके आएंगे तो कैसे काम चलेगा। अब देखो, अब कैसे बच्चा कन्फ्यूज रहता है कि निकट दृष्टि उसमें कौन लेंस लगाएं, कौन लेंस लगाएं। तो आपको याद रखना है, औनी को दूर ना दिखे, अ से अवतल, अवतल, नि से मतलब निकट दृष्टि दोष, और दूर नहीं दिखता है, अवनी को दूर ना दिखे, यानी जब निकट दृष्टि दोष होता है तो उसको दूर नहीं दिखता है, तो क्या करेगा, वो अवतल लेंस लगा देगा। सर कितना मजा आ गया सर, तो एमसी को ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, हो जाएगा, कुछ रटना नहीं है। दूसरा बीमारी पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं दृष्टि, ये वाला दूरदृष्टि दोष। देखें, हमने कहा कि भाई ये दूरदृष्टि दोष है, जिसे हम बोल रहे हैं डिफेक्ट्स हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। इसमें क्या, फॉर साइटनेस, इसमें दूर की वस्तु क्या, फार साइट, या फार कर देंगे, फार साइटनेस, ठीक है। यह मानव नेत्र में एक प्रकार का दोष है, जिसके कारण व्यक्ति को भाई दूर तो ठीक ठीक दिखता है, नज़दीक का नहीं दिखता है, पास को स्पष्ट नहीं देख पाता है, जिससे प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। इसमें रेटिना पर, रेटिना के पीछे ही जाकर प्रतिबिंब बन जाता है, आगे नहीं बनता, पीछे ही बन जाता है। कारण क्या हो जाएगा, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, वहाँ घट गया था फोकस दूरी घट गई थी, यहाँ फोकस दूरी बढ़ गई है। तो यहाँ फोकस दूरी क्यों बढ़ जाती है भाई, क्योंकि नेत्र लेंस क्या होता है, छोटा हो जाता है, वहाँ पर लंबा हो गया था, यहाँ पर छोटा हो गया है। तो आपको 3 डायग्राम बच्चे, ये सब डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं। देखो ये टॉपिक आप पढ़ रहे हो तुम, अच्छा सॉरी बालक जी, अपनी तो मैं भूल गया। अब देखिए, अपने पेज नंबर उसको तो पढ़ लिया था, अब अपने नोट में आप लिखेंगे ये वही कि आप जानते हैं
बहुत इसमें अच्छी अच्छी पॉइंट लिखी गई हैं बच्चा जी कि हमारा 2 ही आँख क्यों है। इंपॉर्टेंट लाइनें पढ़ लेना, इसको भी नोट में लिख देना कि इसको मैं लिखता हूँ इम्पोर्टेंट, IMP। उसको पढ़ा दिया था पीछे वाले को। ये पेज नंबर 209 वाला है, इसको भी आपको पढ़ते रहना है। हम इसको पढ़ रहे हैं दृष्टि दोष संशोधन, तो आप इसको पर रीड कर लेते हो तो बहुत अच्छा होता। मैं भूल के आपको बताना। ये रहा सारे मायोपिया सब कुछ इसमें लिखा गया है। अब हम इसको पढ़ेंगे तो इसमें ऐसा यहाँ उत्तर लेंस लगाएंगे। ये तीनों डायग्राम आपको आने चाहिए, जुबान पे होना चाहिए। चलो, तो पहले आप हेल्दी बनाएंगे। हेल्दी इमेज यहाँ बन रहा था, ठीक है। अब आपका क्या हो गया बच्चा जी, डिफेक्ट, ये दूर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्वस्थांक। और एक इसमें आपको एक डायग्राम और बनाना था। स्वस्थांक हो गया, ठीक है। और ये हो गया दोष युक्त, इसको क्या लिखेंगे आप, दीर्घ दृष्टि दोष। इस हेडिंग इसका नाम देंगे आप, यहाँ लिखा गया है, ठीक है, लिख दिया गया है, लिखा गया है। तो अपने इसको बना लिया, इसको बना लिया। डायग्राम अच्छे से बना बच्ची, अपने एनसेट से डायग्राम बना सकते हो बिल्कुल। चलो, अब संशोधन करने पर, उपचार करने पर, अब तो बच्चे देखो इसकी फोकस दूरी तो भाई बहुत पीछे बन रहा है, हमको आगे से कराना है। बहुत पीछे बन रहा है, तो उसको और कन्वर्जिंग करना है, मोड़ना है। तो मोड़ने के लिए हम क्या करना है बच्चे, यहाँ पर उत्तल लेंस लगा देंगे। कौन सा लेंस लगा देंगे, उत्तल लेंस। तो इसका ट्रिक क्या होता है, होने को दूर ना देखे तो हो गया। इसमें होता है जब भी आपको दूर दृष्टि हुआ ना, तो यहाँ पर आप याद रखेंगे, शायद मैं इसका ट्रिक बनाया हूँ कि नहीं बनाया हूँ, नहीं बनाया हूँ। तो यहाँ इसका ट्रिक लिखवाता हूँ। यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर ट्रिक लिख लीजिए इसके नीचे, उर्दू। उर्दू, उर्दू से क्या हो जाएगा बच्चे जी, इसका मतलब दूर दृष्टि दोष हो गया। क्या हो गया है, दूर दृष्टि दोष। उपचार क्या होगा, उससे उत्तर लेंस। उत्तर लेंस क्या लगा देना, उत्तर लेंस। ये ट्रिक बना दिया अपने। चलो, ट्रिक बनाने के बाद आप नोट करेंगे तीसरा बीमारी, जिसको मतलब जरा दृष्टि दोष, जिसे बोलते हैं हम प्रेस्बाइपिया। इसमें क्या होता है बच्ची, ओल्ड एज में आता है। ये उम्र के हिसाब से होता है, जिससे अपना उम्र बढ़ गया है उसके हिसाब से ये नेत्र लेंस की समझ क्षमता क्या होती है, खो जाती है, मतलब कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो ये बीमारी आ जाती है। चलो, इसका आपको इसमें डायग्राम नहीं बनाने पड़ेंगे। इन डायग्राम दूसरी को बनाना है, निकट दृष्टि में, दूर दृष्टि में। तो उर्दू दूर उत्तल में, निकट दृष्टि में अवनी अवतल लगाते थे, इसमें उत्तल लगा देना है और रेटिना परती बनवा देना, काम आपका फिनिश। बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसमें क्या लगाइए, बाई कॉन्केव, बाई फोकल लेंस। कैसे लगाइएगा, बाई फोकल लेंस लगाइएगा। द्विफोकस लेंस लगता है इसमें, किस बीमारी में, इसका हिंदी नाम है जरा दृष्टि दोष, ठीक है। ऐसा होता है, उसी में उत्तल होता है, उसी में अवतल होता है। अब पढ़ेंगे चौथा बीमारी, अबिंदुकता। ये बीमारी जो होती है, इसको हम लोग विषमय बोलते हैं, या इसको हम लोग एस्टिमेटिज्म बोलते हैं। इस बीमारी में क्या होता है बच्चा जी, हम पढ़ रहे हैं कि उसमें व्यक्ति की एक ही समय में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों रेखाओं का ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है। सर ये क्या बता रहे हैं सर, छोटेग्राम समझा दीजिए। चलो देखो, मैं क्या बोला, ये लाइन क्या है, क्षैतिज है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है। ये दोनों लाइन उसको ऐसा नहीं दिखता होगा, हम लोग कैसे दिख रहा है, उसको कैसे दिखेगा, उसको ऐसे ऐसे दिख रहा होगा, उल्टा पुल्टा। उसको यही लाइन वो ऐसे दिख रहा होगा। तो किसी व्यक्ति को ये लाइन ऐसा दिख रहा है तो समझ लो कि तुमको ये बीमारी हो चुका है, एस्टिमेज हो, आपको अबिंदुता हो गया है। तो उपचार क्या होगा, उपचार होगा इसका बेलनाकार लेंस लगाइए, सिलेंडर वाला लेंस। कैसा लेंस, बेलनाकार लेंस लगेगा। तो याद रहेगा बेलनाकार लेंस किस में लगाया जाता है, चलो याद रखना, क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। अब मोतियाबिंद, ये तो भाई न करे किसी को हो जाए। मोतियाबिंद ये अधिक उम्र वाले को, अर्थात उम्र बढ़ने के साथ ये भी तो जाता है। इसमें नेत्र लेंस के ऊपर एक अपारदर्शी झिल्ली बन जाती है। कभी देखना अपने माता पिता का आँख थोड़ा देखना कैसा उनको थोड़ा गंदा गंदा आँख दिखता है, उसमें वो खराब लेयर बन जाती है, जिस कारण प्रकाश का अपवर्तन नहीं हो पाता है। और इसका उपचार होता है भाई ऑपरेशन। अब ठीक है, नहीं होगा, इसको ऑपरेशन कराइए, आँख निकल दूसरा लगवाइए। चलिए, अब बात हम बताते हैं यहाँ पर एक, या इसमें एक और चीज़ है, आर्टिफिशियल लेंस लगाया जाता है। इसमें एक बनाया हुआ अपने आँखों में लेंस फिक्स, दो तरीका है, या तो इसका ऑपरेशन करवा दो, या आजकल तो साइंस आगे बढ़ गया तो भाई वहाँ पर अब एक आर्टिफिशियल लेंस लगा देते हैं, उस लेंस को निकाल कर, लेकिन वो लेंस बार बार गिर जाता है, आँख से बाहर निकल जाता है। चलो, अब पढ़ेंगे हम कलर ब्लाइंडनेस, वर्णता। इनमें कौन रंगे और सब रंग दिखे, कोई रंग खास नहीं दिखेगा। तो इसमें वही लिखा गया जिसमें कोशिकाएं जो होती हैं बच्चों जी, जिसमें कोशिकाएं था ना बच्चों जी, कौन वाला शंकु, जो विभेदन नहीं कर पाता है
और अनुवांशिक दोष है ये अनुवांशिक रोग बचपने से होता है, मतलब अगर किसी के बाप का होगा तो बेटे को हो जाता होगा, ये खानदानी चलता होगा, ये उम्र से नहीं आता है। और इसका उपयोग, उसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है। और ऐसे व्यक्ति का भाई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता है, उसका कोई गाड़ी नहीं चला पाएगा, उसको एक रंग नहीं दिखेगा, कुछ हो सकता है लाल ना दिखे, उसको पीला रंग नहीं दिखता, कोई एक रंग उसको नहीं दिखता होगा, तो इसका इलाज नहीं है। चलो इसको कर लेते हैं बच्चे जी, एक प्रश्न आंसर कर लीजिए। आप कहाँ से प्रश्न आंसर आया, जो भी आपको 2 पढ़ाया गया है वो वाला बीच वाला पॉइंट, तो वहाँ से क्वेश्चन बनाए गए हैं, आप जरूर इसको कर लीजिएगा। जरूर पढ़ना बच्चा जी, जरूर पढ़ना, जो भी आपको दिया हूँ हमने सीखा, और ये भी ये आपके काम है, जरा सोचिए। 3 आपको दिया हूँ पढ़ने के लिए, 209 में, 208 में, 209 में, ये 212 पेज है। नहीं पढ़ोगे तो गद्दारी करोगे, फिर हमको मत बोलना है, पहले ही आंसर इसको पीला बॉक्स में लिख दिया है, अब इसके बाद भी कोई इसको नहीं पढ़ेगा, पूरा इसमें स्पष्ट आंसर दिया गया है, पूरा स्पष्ट। बाद में मेरा दोस्त मत देना, क्योंकि हम SST इतिहास थोड़ी पढ़ना है कि आपको पूरा लाइन में किताब पढ़ाएंगे, नहीं। बच्ची को तो मधुमक्खियाँ पराबैंगनी प्रकाश में कैसे देख लेती हैं, और हम इस प्रकाश में क्यों नहीं? हमको अल्ट्रावायलेट जो किरण है वो क्यों नहीं देखती है? क्योंकि भाई उनको लिखा कि उनकी आंखें में हमारी दृष्टि पटली शंकु इतने छोटी छोटी तरंगधैर्घ्य को लिए सुग्राही नहीं होते हैं, इसलिए मधुमक्खियाँ पराबैंगनी प्रकाश में देख लेती हैं, जबकि हम नहीं देख पाते हैं, जबकि हम नहीं। चलो अब देखो, जो भी पढ़ो उसे, दोनों नेत्र के सिर के सामने और स्थित है, हमारे आँख के सामने दोनों आँखें हैं, जिससे फायदा क्या है? अभी हमने पढ़ लिया होगा, ये नोट से लिख लेना। चलो उसके बाद अब क्या करने हैं, उसके बाद हम करने हैं बच्चा जी ये अगले पॉइंट कि हमें हम धुंधली चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। अब बच्चे ये चैप्टर देखो, मैं क्या पढ़ा, यहाँ तक हो गया आपका, यहाँ तक करा दिया गया आपका, ये करा दिया गया। सर क्या रह गया, ये कुछ इसमें के समय से पढ़ा दिया गया। निकल जिसमें कोई व्यक्ति इतना अधिक वस्तु को देख नहीं पाता है, क्यों? और मानव नेत्र के लिए भाई दूर बिंदु और निकट बिंदु की कितनी दूर पहुंचना चाहिए, भी करा दिएगा। अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति किसी श्याम पट को, यानी उसका ब्लैक बोर्ड जो है उसको देखने में दूर हो रहा है, यह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है और किस प्रकार का लेंस लगाना चाहिए, तो खुद तुम कर सकते हो ना। देखो लास्ट में बैठा है, दूर बैठा है, यानी उसको दूर से नहीं दिख रहा है, दूर का वस्तु नहीं दिख रहा है, तो जब उसको दूर का नहीं दिख रहा है तो उसको क्या हो गया होगा, निकट देश दोष हो गया होगा, निकट से दूर। और कैसा लेंस लगाओगे, ये सब क्वेश्चन है बच्चा जी, फिर भी करा देंगे, टेंशन मत लो, कराया जाएगा, नहीं तो सब गुस्सा में लाल पीला हो जाएगा, सर जी से क्वेश्चन नहीं कराते हैं। तो चलो पहले एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन कर लो, जो तुम्हारा 2 नंबर उसमें दिया है, 2 नंबर का, और गोला लगाते चलना, जो करा देंगे गोला लगा देना, यही ना सवाल है, ये वाला ये मैं करा रहा हूँ। ये तो हो गया, एक तो हो गया, समझ क्षमता से क्या समझते हो, 2 वाला करा रहा हूँ। निकट देश दोष में कोई व्यक्ति इतना मीटर दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, इस दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त संशोधन लेंस किस प्रकार का होना चाहिए, 1 नंबर हो गया, 2 नंबर करा रहे हैं। चलो क्वेश्चन लिख लिया वाला अपने किताब से। चलो बच्चे देखो इसमें क्या लिखा गया है, 1.2 मीटर से अधिक दूरी का नहीं देख सकता है, ज़्यादा दूर का नहीं देख सकता है, तो जाहिर सी बात है कि उसको क्या हो गया होगा, उसको तो भाई दूर का बस, उसको दूर का वस्तु लास्ट इतना ही देख सकता है, भी इतना ही देख सकता है, उसका प्रतिबिंब इतना ही, इससे दूर का नहीं देख सकता है। और जब भी न्यूमेरिकल बनेगा बच्चे, ट्रिक है, इसका ट्रिक है, मैं ट्रिक आपको पहले लिखवाता हूँ। चलो तो ट्रिक इसको लिख लो, ये ट्रिक लिख लो, ये ट्रिक पहले आप लिख लो, ये 2 ट्रिक लिखो, ये वाला निकट दृष्टि दोष वाले, अर्थात दूर की वस्तु को देखने पर उसको दूर की वस्तु देख रहा है तो वहाँ यू क्या होगा, अनंत होगा। और दीर्घ दृष्टि दोष में नज़दीक की वस्तु के लिए यू का मान -25 सेंटीमीटर लेना है और भी जो गिवन दिया होगा, तो यहाँ भी क्या होगा बच्चे, दूर दृष्टि दोष, उसको वो दूर की वस्तु को नहीं देख पा रहा है, दूर की वस्तु को नहीं देख पा रहा है, तो दूरदृष्टि दोष से हाइपरमेट्रोपिया है उसको, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, उसको दूर, तो उसका नज़दीक वाला उसका इन्फिनिटी लेना पड़ेगा ट्रिक के हिसाब से, और ये भी दोनों माइनस में लेना पड़ेगा, भी तो दिया है क्वेश्चन में इतना, एफ निकालना है, पी निकालना है, तो पहले लेंस फार्मूला से आप एफ निकालिए। क्या फार्मूला था, ए बराबर इतना नंबर ए बटे, मान रखिए कि 1/tan इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ ये बचेगा, तो पलट दीजिए, एफ का मान इसमें गुना तो एफ हो गया, इसमें गुना करते ये एफ का मान आ गया माइनस में इतना। अब बताओ किसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, किसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, सर अवतल लेंस। तो मैं बोला था ना कि दूरदृष्टि में अवतल लेंस लगता है, निकट दृष्टि दोष है ना, दूर का नहीं दिख रहा है, तो सॉरी बच्चा जी, दूर का नहीं दिख पा रहा है
निकट का देख पा रहा होगा तो इसको दूर निकट दृष्टि दोष हुआ है तो इसमें अवन या अवतल लगा देना है। तो इतना लेंस की फोकस दूरी क्षमता ऋणात्मक है, अतः लेंस अवतल लगाना ही पड़ेगा आपको, ये होना चाहिए। चलो ये भी करा दिएगा, ठीक है सर, ठीक है, आपको क्वेश्चन आंसर करा दिए जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। चलो अब आपसे क्वेश्चन करेंगे, ट्राई करेंगे कौन बच्चा ठीक से लेक्चर दिख रहा है, कौन ठीक से नोट्स बना रहा है। अब जो इसका आंसर बता देगा समझे वो अच्छा बालक है। जल्दी से करो, 1 नंबर का आंसर कीजिए जल्दी से, तब तक हम आपको थोड़ा माइंड टेस्ट कर लें। चलो क्या आंसर निकला चेक किया जाए। दिख रहा है क्या ये बालक जी, दिख रहा है क्या आंसर? सी। जिसने कहा था कि भाई बेलनाकार लेंस में सी लगता है बहुत अच्छा बालक है। सर 2 का भी बता दो, 1 बता दिया आप लोगों ने, 2 बता दो। कर लिया लोग। चलो 2023 में पूछल गया है कि नेत्र जो है कि दूरदृष्टि दोष वाला लोग कहाँ का वस्तु साफ साफ देख सकता है भाई। अरे बाप इतना होता थोड़ा थोड़ा झलकता लड़का सन करे भाई, अब नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा था ये सी तो पहले ही दिख रहा था। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, सुंदर बालक हो तुम लोग, अच्छा तैयारी कर रहे हो। चलो अब आप कुछ न्यूमेरिकल बनाए हो तो चलो अब कुछ न्यूमेरिकल बना लेते हैं बच्चे जी, ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। एक व्यक्ति को 40 सेंटीमीटर से अधिक दूरी की वस्तु को नहीं देख पाता है, स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, तो उसकी पावर लेंस का उपयोग, कौन सा पावर लेंस का उपयोग करना चाहिए और सलाह देना चाहिए, कितना पावर होना चाहिए लेंस का। ट्रिक वही बात है जी, जब स्वस्थ आँख हो तो यू माइनस में लीजिएगा और ये यू उसका माइनस होगा, और दूर से उसमें उसका जो होता है भी माइनस होगा, दोनों माइनस से लेना है स्वस्थ आँख में ये, और निकट दृष्टि दोस्तों में यू का मान लेना है माइनस इन्फिनिटी, और दूसरे में यू का मान लेना है -25, ठीक है। चलो देखो 40 सेंटीमीटर से अधिक नहीं देख पाता है, यानी इसको क्या हो गया बच्चे जी, इसको हो गया दूर के नहीं देख पा रहे हैं तो इसको निकट दृष्टि दोष हो गया है। तो मैंने बताया कि जब निकट दृष्टि दोष हो गया है तो यू का मान क्या लीजिएगा, निकट दृष्टि दोष में यू का मान इन्फिनिटी लेना है। ये ट्रिक है बच्चे, इसको याद रखना है, ये आपको टूल किसी को नहीं पता है, सिर्फ आपको पता है। भी के मान क्या लेना है -40, क्यों पहले बताया कि निकट के मान में ये आपको, क्योंकि उसका भाई भी तो फिक्स है ना, अभी तो क्वेश्चन में दिया रहेगा ना भाई, भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, दोनों नेगेटिव कर दिया, एफ निकालना है पी निकालना है, बस 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 लेंस फॉर्मूला लगाइए और मजा पाइए। ये तो हमसे ना पूछे तो अच्छा होगा। एफ इसका मान बैठा दिया, 1/- इन्फिनिटी, 1/- इन्फिनिटी क्या होगा 0, अब पलट दो सिर्फ, तो एफ का मान क्या होगा -40 सेंटीमीटर। और बचा जी, और आपसे पूछा जाए कि माइनस में आया तो ये लेंस कौन सा है, तो कह देना आप कॉन्केव, और पूछा जाए तब, जबकि फोकस दूरी किसकी ऋणात्मक होती है, अवतल लेंस की। और पावर निकालना है तो सेंटीमीटर में निकालना है तो बचा जी 100/f होता है, 1/a से फॉर्मूला अपने पढ़ा होगा, P बराबर 1/f, किसमें मीटर में, किसमें मीटर में, ये मीटर वाला फॉर्मूला है। आपको सेंटीमीटर में क्या होगा, 100 से गुना कर भाग कर दीजिएगा, तो 100/40 कर देना, माइनस में आया तो उसकी कितना पावर लगाना है, इतना। कौन लेंस है, अवतल लेंस है, क्योंकि पावर माइनस में है। एक क्वेश्चन और कर देता हूँ। एक व्यक्ति है बच्चे जी, उसको निकटतम बिंदु 50 सेंटीमीटर पीछे चला गया है, तो लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। यानी जो देख रहा था पहले उसको 25 सेंटीमीटर देखना चाहिए, और 50 सेंटीमीटर चला गया, पीछे खसक गया है, तो जो बिल्कुल उसको दूर दृष्टि दोष हो गया है। तो जब दृष्टि दोष दूर है तो भाई यू का मान क्या लेना है, मैं बताया हूँ -25, भी का मान तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये दिया है, पी और एफ। ओहो सर कितना अच्छा ट्रिक पढ़ा दिए, क्वेश्चन आसान हो गया है। लेंस फॉर्मूला लगाइए, मजा पाइए। ये हमसे बटा जोड़ ना पूछो कोई, ये बटा जोड़ पूछ के शर्मिंदा मत करो। ये हो गया 1/25, ये माइनस, देखो ये माइनस प्लस हो गया, इसका एलसीएम इतना होगा 50 का 50 एक बार में, तो -1, 25 दूना 50 तो प्लस का 2, 2 में से गया 1/25, यहाँ एफ आया प्लस में। बच्चों किसका लेंस फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तर लेंस की, किसकी, उत्तर लेंस की। पावर निकाल लो 1/100 सेंटीमीटर में, क्योंकि सेंटीमीटर में निकालना आपको, तो ये हो गया। अब देखो इसका 2 आया तो 2 डायप्टर, इसका प्लस में आ रहा है, इन्हें उत्तर लेंस लगाना पड़ेगा। अब मैं आपको दे रहा हूँ कुछ इस पर आधारित, कुछ आपको दे रहा हूँ मैं यहाँ पर आधारित, क्या देने आधारित आपको देने हैं कुछ न्यूमेरिकल, जो करके रखिएगा, मिलाएंगे अगले लेक्चर में आकर। बच्चे जी कभी परेशान मत होना, बन जाए तो भी, नहीं बन जाए तो भी ट्राई कीजिएगा।
यहाँ से ये रहा 1 नंबर SW है। ठीक है, जरूर बनाना बच्चे जी, आपका मनोबल बढ़ेगा, आपका मनोबल बढ़ेगा, एक्सपीरियंस आएगा। दूर देश वाला व्यक्ति इतना मीटर वस्तु को देश पर देख पाता है, लेकिन 25 मीटर दूरी पर वस्तु को दिखने के लिए उसको किस लेंस का उपयोग करना चाहिए? ट्राई कर लेना, SW है, बिल्कुल मिलवा दिया जाएगा। बच्चा तो कुछ बच्चे मेरे मेहनत करें खुद से। चलो कुछ MC की प्रैक्टिस कर लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य? जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, तो क्वेश्चन लिखे और जल्दी कीजिए। चलो उम्मीद करता हूँ कर लिया होगा आपने। देखते हैं, ऑप्शन डी सही है। चलो, कहते हैं कि डैश की केंद्रीय वृत्ताकार द्वारा कहलाता है। केंद्रीय वृत्ताकार द्वारा क्या कहलाता है? आइरिस और पुतली, आइरिस और पुतली, पुतली और आइरिस, रेटिना और आइरिस, और इनमें से कोई नहीं। तो सर यहाँ तो आंसर लिख दिए हैं, ए हो गया, यानी यहाँ भी देख लो जादू की झड़ी से ए हो गया। चलो अब ढक लेते हैं। 2 क्या बताइए आंसर? नेत्र लेंस के पीछे जो पर्दा होता है उसे क्या कहलाते हैं? सर इधर रेटिना कहते हैं, रेटिना कहते हैं, सब जो जानता है। सी हो जाएगा। चलो इसको करो। अच्छा ये तो छूट गया ना, 2 नंबर छूट गया है, 2 का आंसर छूट गया है, लेकिन लिख दिया गया था डी होगा, 2 का डी होगा। 3 तो आपने कर ही लिया है। 4 देखिए, कर्णीय एक पारदर्शी गोलाकार संरचना है जो क्या करती है? प्रकाश को प्रतिबिंब बनाती है, जो प्रकाश का प्रकीर्णन करती है, जो प्रकाश को अपवर्तित करती है। कर्णीय सा शुरू में पढ़ाए थे, जो 80% प्रकाश को अपवर्तित करती है, सी हो जाएगा। चलो तो प्यारे बालक जी इतना ही रहने देते हैं। अब अगले आप कि कुछ आपको होमवर्क और दे दें। 1 मिनट रुक जाइए, देख लेते हैं आपके लिए कुछ होमवर्क है तो होना तो चाहिए सर जी के पास होमवर्क। बिना होमवर्क हम आएंगे कैसे आपके पास? चलो ये रहा होमवर्क, 1 नंबर हो गया। 2 नंबर भी कीजिए बालक जी। ओके, 3 नंबर भी कीजिए। 4 भी कीजिए। 5 को भी सॉल्व कीजिए। इसको बोलते हैं पढ़ना, इसको रटना नहीं बोलते। देखना इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाओगे, और ढंग से नहीं तो थोड़ा नोट्स जाकर पीछे पलटना, आपको पूरे पूरे हो जाएंगे। 6 कर लेना। अरे बाबी सब सवाल है। हो गया, हो गया सर, 100 पता है, 200 को 200 पता है। बच्ची 10 क्वेश्चन आपको करके रखने हैं। अब दीजिए हमको थोड़ा सा याद। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और ज़रूर से नोट्स बनाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।